जो समासः शब्द है, इस समास शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्ति हमें मिलती है। समास शब्द खुद कैसे बनता है तो बताते हैं कि जी इसमें सम उपसर्ग है, अस धातु है। ये जो अस धातु है वो क्षेपण अर्थ में है और इसमें घय प्रत्यय है। ये जो घय प्रत्यय है, कोई आचार्य कहते हैं कि ये भाव में है, कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं यह घय प्रत्यय कर्म में है, कोई आचार्य कहते हैं कि जी घय प्रत्यय अधिकरण में है। भट्टोजी दीक्षित जी ने और वरदराजाचार्य जी ने समास शब्द जो बनाया है, सम, अस और घय, घय प्रत्यय जिन अर्थों में हुआ है उनमें से भट्टोजी दीक्षित जी ने, वरदराजाचार्य जी ने भावे को माना है। भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। भाव कहते हैं क्रिया। इसलिए जब भाव में आप व्युत्पत्ति करते हो तो उसका विग्रह कुछ ऐसा होगा, समसनम समासः। ये समास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई, समसनम समासः, तब यहाँ पर समसनम शब्द का अर्थ है संक्षेपः। ठीक है बच्चा, तब ये अर्थ निकल के आता है कि संक्षेपः समासः, संक्षेप को समास कहते हैं। तत्वबोधिनी कार, इसके एक टीकाकार हैं सिद्धांत कौमुदी की, वो ये कहते हैं कि यहाँ जो आगे देखा जाए अर्थ करते वक्त दीक्षित जी ने वृत्ति में सब जगह समस्यते समस्यते लिखा है। जैसे द्वितीयांत समर्थ सुबंतम श्रुतादि प्रकृतिकैः सह समस्यते, तो जो ये समस्यते दिया है इससे यह लगता है कि यहाँ पर कर्म में प्रत्यय करना चाहिए, भाव में न कर, घय प्रत्यय को कर्म में करना चाहिए। तो तब व्युत्पत्ति बनेगी समस्यते असौ समासः। ये दूसरी व्युत्पत्ति है। ठीक है, ये दो व्युत्पत्तियां तो प्रचलित हैं जिनके विषय में काफी चर्चा भी होती है। एक तीसरी व्युत्पत्ति और यहाँ पर मिलती है। तीसरी व्युत्पत्ति एक काशिका की टीका है पद्मंजरी, तो उनका ये कहना है कि यह जो समास शब्द है इसमें घय प्रत्यय अधिकरण अर्थ में करो, हलश्च सूत्र के द्वारा। कर्म में घय करना है तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, यह एक सूत्र है, कृदंत में पढ़ोगे, उसके द्वारा तो कर्म में घय सिद्ध हो जाएगा। भाव में तो भावे के द्वारा ही घय प्रत्यय हो जाता है, ये भी सूत्र भावे सूत्र कृदंत प्रकरण में दिया हुआ है। लेकिन जब आप अधिकरण में प्रत्यय करोगे तो हलश्च सूत्र के द्वारा भी वहां घय हो जाता है। व्युत्पत्ति तब कैसी रखनी होगी तो वो लिख रहे हैं कि यस्मिन् समुदाये पदद्वयम् परस्परम समस्यते, अर्थात समस्यते इति समस्यते अस्मिन् इति समास, इसको ऐसा रखा जाए। ठीक है, तो इसको ऐसा रखते हैं समस्यते यस्मिन्। समस्यते का मतलब यहाँ क्या होगा, और यस्मिन्, यस्मिन का मतलब है यस्मिन समुदाय, जिस समुदाय में पदद्वयम् समस्यते, पद दो पद जो है परस्पर समास को प्राप्त हो जाते, तो समस्यते अस्मिन है, यस्मिन, यस्मिन यानी कि पद समुदाय, तब वहां पर ये ले लेना। तो बच्चा इस प्रकार से समास शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्तियां दृष्टिगोचर होती, जहां पर ये अधिकरण में घय हैं, यहाँ कर्म में घय हैं और यहाँ भाव में घय हैं। पहली वाली व्युत्पत्ति के विषय में बताया, वरदराजाचार्य जी और दीक्षित जी ऐसा ही लिखे हैं। दूसरी व्युत्पत्ति तत्वबोधिनी कार्य जो टीका है, टीकाकार उन्होंने दी है। और तीसरी व्युत्पत्ति आपके ये जो काशिका के टीकाकार हैं न्यास पद्मंजरीकार, उन्होंने अधिकरण में भी व्युत्पत्ति दी है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा एक चीज, समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है, क्षेपण अर्थ में असुक्षेपणे, और उससे घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बनता है। यह एक जो पुस्तक है इसमें इन्होंने एक दूसरी धातु और कही है, समास वृत्ति विमर्श, ये संपूर्णानंद से प्रकाशित है। डॉक्टर विजय प्रसाद त्रिपाठी जी का पूरे समास प्रकरण पर शोध है, ये उनकी रिसर्च है। उनका ये कहना है कि इसमें असुक्षेपणे धातु की बजाय एक धातु है असभुवि, जिसका अस्थि वगैरह रूप बनते, ताकि वह धातु है। पर प्राचीन आचार्यों के विग्रह को देखने से ये लगता है, जहां उन्होंने समस्यते जैसे जो विग्रह दिए हैं उससे ये पता चलता है कि नहीं वो असुक्षेपणे धातु को ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि असुक्षेपणे धातु आपका देवादी गण का है, ठीक है, इसलिए उसका अस्यते रूप बनता है, समुपसर्ग पूर्वक समस्यते बन जाएगा है। और यदि अस सत्तायाम का लेते हैं असभुवि, तो इसका तो अस्ति स्ता संति रूप बनते हैं, समझे। तो इस प्रकार का विग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता है। कैसे इन्होंने अस सत्तायाम लिखा, ये भी शोध का थोड़ा विषय है, चिंतन करना चाहिए। तो ये तो समास शब्द के व्युत्पत्ति के विषय में हमने समझा। अब आइए सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण के
पहले सूत्र से पढ़ना आरंभ करते हैं। यहीं से अव्ययीभाव समास का आरंभ है। सबसे पहले समर्था पद विधि, यह सूत्र भट्टोजी दीक्षित जी ने यहाँ आरंभ में रखा। यह सूत्र अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद हैं, समर्था और पद विधि। 6 प्रकार के सूत्रों में यह सूत्र परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्रों का एक विशेष कार्य होता है। जैसे आपने परिभाषा प्रकरण जब पढ़ा था तो वहां पर इको गुण वृद्धि जैसे सूत्र पढ़े। परिभाषा सूत्र क्या करते हैं, जैसे इको गुण वृद्धि सूत्र है तो वो क्या कहता है, वो गुण वृद्धि इति शब्दम उच्चार्य यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठ। ये सूत्र का अर्थ था। अर्थात परिभाषा सूत्र ये देखते हैं, जैसे गुण वृद्धि देखता है कि किस सूत्र में गुण और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके गुण और वृद्धि का विधान किया जा रहा है। वहां पर वो क्या कार्य करता था, इकः इस षष्ठ्यंत पद को उपस्थित करा देता था। उसी प्रकार से यह जो सूत्र है, जहां पर भी पद विधि देखेगा, पद विधि का अर्थ है पद संबंधी कार्य। पद संबंधी कार्य समास तो है ही, समास के साथ और भी पद संबंधी कार्य हैं, कृत में, तद्धित में और भी है परिगणना। तो वो जो है पद संबंधी कार्य है, उसको कहा जाता है पद विधि। तो सागर जी, जितनी भी पद विधि हैं अष्टाध्यायी के अंतर्गत, ये परिभाषा सूत्र क्या करेगा, उन सभी पद विधियों में समर्थ इस पद को जाकर के उपस्थित करा देगा, जिसके कारण कोई भी पद विधि होगी वो समर्थ में ही होगी। जहां जो समर्थ नहीं है वहां पर कोई पद विधि नहीं होनी है। सूत्र में दिया गया जो समर्थ पद है वह समर्थाश्रित को कहता है, ध्यान दीजिए। इसलिए अर्थ करते वक्त समर्थ का अर्थ वृत्ति में समर्थाश्रित दिया गया है, ठीक है। तो पद विधि का अर्थ कर लिया पद संबंधी यो विधि। पद विधि में कई प्रकार का समास हो सकता है, पदानाम विधि, पदस्य विधि, पदयो विधि और भी अनेक प्रकार के समास। नागेश जी ने भाष्यकार की रीति से कहा है सर्वोपि समासा, सब टाइप का समास हो सकता है पद विधि में। यह जो समर्था पद विधि सूत्र है, महाभाष्यकार ने सबसे ज्यादा वर्णित इसे ही किया है। ऐसे तो अष्टाध्यायी में कहने को 4000 सूत्र है, महाभाष्यकार ने हर किसी सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिखा, उसी सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखा, लेकिन समर्था पद विधि इस सूत्र के ऊपर सबसे बड़ा भाष्य लिखा, जिसको कहा जाता है समर्थ सूत्र भाष्य। यह इतना लिखा है कि एक आह्निक में पूरा समापन है उसका। एक आह्निक मतलब जो 85 आह्निक हैं पाणिनि जी के, उसमें से वो पतंजलि जी के, उसमें से एक आह्निक सिर्फ समर्था पद विधि सूत्र को समर्पित। अर्थात एक दिन में पाणिनि जी ने अपने शिष्यों को केवल समर्था पद विधि सूत्र ही पढ़ाया था, ठीक है, जो कि 6 महीने तक आज के कोर्स में चलता है। समर्था पद विधि का भाष्य मतलब 1 सेमेस्टर, इसलिए इस पर बड़ी चर्चाएं हैं। तो जो पद विधि होती है वो समर्थाश्रितो बोध्या, वो समर्थाश्रित को ही होगी। माने पद विधि जहां होगी जहां वो पद समर्थ होंगे तभी। भाई समर्थ क्या है, इसकी व्याख्याएं की। उन्होंने कहा संसृष्टार्थ समर्थ, अर्थात जिन 2 पदों का अर्थ आपस में संबद्ध होगा उसे समर्थ कहा जाए, ठीक है। संसृष्टार्थ समर्थ, संगतार्थ समर्थ, जिनका अर्थ, जिन 2 पदों का अर्थ संगत होगा वहां समर्थ समझा जाए कि वो पद समर्थ हैं, और जो समर्थ हैं तभी आप उनमें पद विधि करिए, ठीक है। तो पद विधि किन्हें होगी, समर्थाश्रित को होगी। कहने का मतलब है संबद्धार्थ अथवा संगतार्थ होने पर ही समास होगा। इसकी व्याख्या आगे के व्याख्याकारों ने ऐसे की कि हम पता कैसे चलेगा हमें कि इन 2 पदों का अर्थ आपस में संगत है या नहीं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम पता कर लेंगे अत्र सामर्थ्यम अस्ति, और सामर्थ्य है तो हम पद विधि माने तब हम समास हम कर पाएंगे। तो उसको जानने का एक तरीका बताया उन्होंने कि जहां पर पदों में परस्पर आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये तीनों चीजें होंगी। ध्यान दीजिए फिर से, क्या 3 चीजें हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, ये 3 चीज जहां पर होंगी अब आप समझ लेना कि वो पद समर्थ है। समर्थ को ही हम और दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, संगतार्थ हैं, उनका अर्थ संगत है, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं इन चीजों को लिख करके भी। तो सामर्थ्यम कथम निश्चीयते, समर्था पद विधि सूत्र कहता है पद विधि जो होगी वो समर्थाश्रित को ही होगी। तो सामर्थ्य पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए 3 चीज होनी चाहिए। नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता, नंबर 3 आसक्ति।
ही। जहां ये तीनों हो समझ लेना कि वहां पर सामर्थ्य है। जैसे हम राजपुरुषा में समास कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं ना, क्योंकि वहां सामर्थ्य होता है। इसलिए उदाहरण के लिए उसका विग्रह से ही तो करते हैं, राज्ञः पुरुषः। आइए इन दोनों पदों में सामर्थ्य चेक करते हैं। जब हम राज्ञः कहते हैं तो इसका अर्थ होगा राजा का। तो क्या चीज? राजा का क्या? ठीक है, राज्ञः पद के उच्चारण के अनंतर हमें आकांक्षा बनी रहती है, क्या राजा। जब हम पुरुषा कह देते हैं तो आकांक्षा समाप्त हो जाती है। इसका मतलब राजा का पुरुष, ऐसा उसका अर्थ आ जाता है। इसका मतलब क्या है? राजन जो शब्द है राज्ञः, यह साकांक्ष है, आकांक्षा है, अतः ये इसके साथ जुड़ने में समर्थ है। ऐसे ही पुरुषा कहने से भी आकांक्षा होती है। कस्य पुरुषा है, राज्ञा कहने से वो आकांक्षा समाप्त हो जाती है कि हाँ राजा का पुरुष, अन्य का नहीं। ठीक है, ये दोनों जो पद है ये दोनों साकांक्ष हैं, इसलिए इनमें पहला लक्षण चला गया, ये पद साकांक्ष। योग्यता, इनमें परस्पर योग्यता भी है जुड़ने की, अयोग्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, योग्यता जुड़ने की मतलब, योग्यता का उदाहरण दिया जाता है जैसे अग्निना सिंचती, कोई कहता है तो अग्नि में सेचन मतलब सींचने की योग्यता नहीं है, उसमें तो जलाने की है, अतः अग्निना सिंचती ये अयोग्य है। ऐसा यहाँ नहीं है, राज्ञः पुरुष के साथ जुड़ सकता है, योग्यता है। तो दो चीज चेक हो गई, आकांक्षा भी है और योग्यता भी है। तीसरी चीज आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है पदों की समीपता, माने एक पद के जस्ट बाद दूसरा पद उच्चारण कर दिया, इसको कहते हैं आसक्ति। ये बच्चा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आसक्ति समझ जाते हैं। आसक्ति अलग चीज है, किसी के प्रति जुड़ाव हो जाना आसक्ति है, वो अलग है। यहाँ कहा जा रहा है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है कि दोनों पदों में गैप नहीं होना चाहिए, राज्ञः के तत्काल बाद उच्चरित होना चाहिए पुरुषः। ठीक है, यदि आप राज्ञः पहले बोल दोगे और बहुत टाइम के बाद पुरुषः बोलोगे तो उनमें सामर्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि सामर्थ्य के लिए तीसरा तत्व जो आवश्यक है वो है आसक्ति। जहां ये तीनों होंगे वहां पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक दूसरे उदाहरण से और समझाते, एक प्रयोग बनाते हैं, मनुष्याणाम समुदायः। हम चर्चा कर रहे हैं सामर्थ्य के विषय में, जहां पर आकांक्षा योग्यता आसक्ति होगी वहीं समास होगा, उसे ही समर्थ समझा जाए। हाँ, संहिता दरअसल वर्णों के बीच की बात है और ये पदों की परस्पर सन्निधि है। ठीक है, मनुष्याणाम समुदाय, समास करने पर क्या रूप बनेगा? बोलो बच्चा, क्या रूप बनेगा? कोई नहीं बता रहा। राज्ञः पुरुषा का क्या बनता है? दैत्यानाम अर्हि का क्या बनता है? मनुष्यानाम समुदाय का क्या बनेगा? बोलो, मनुष्य समुदाय। समास हुआ क्या नहीं? अरे भाई, दो पद मिलके एक बन गए, क्या बन गया? रूप बना ना। चलो अब हम कह रहे हैं, कुछ शब्द जोड़ रहे हैं। प्रकृति ही मनुष्याणाम समुदायः पशूनाम। प्रकृति ही मनुष्याणाम समुदायः पशूनाम। ऐसी स्थिति होने पर मनुष्य समुदाय में अब समास हो पाएगा कि नहीं? ध्यान दो, जब अकेले ये पद थे मनुष्याणाम समुदाय, हमने मनुष्य समुदाय बना लिया है ना। और जब प्रकृति ही मनुष्याणाम और समुदाय पशुनाम ऐसा कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी तो मनुष्य ये बीच में है ही, ये वही पद बीच में है। अब यहाँ समास होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आसक्ति वगैरह सब है, आकांक्षा नहीं है। जब ये अकेले प्रयोग थे तो मनुष्य शब्द समुदाय शब्द की उसे आकांक्षा थी, ठीक है ना, परस्पर आकांक्षा थी। लेकिन जब हमने ये प्रयोग कर दिया प्रकृति मनुष्याणाम, तो इसको इसकी आकांक्षा है। समुदाय पशुनाम, तो समुदाय शब्द पशु शब्द की तरफ आकांक्षित है। ये परस्पर में इनमें आकांक्षा नहीं, इसलिए यहां समास नहीं होगा। ये ऐसा यदि प्रयोग करोगे तो ये तो अलग अलग ही प्रयोग रहे, समझे। इस प्रकार के उदाहरण समर्था किम बाल मनोरमाकार ने दिया है वहां। लाओ देखो, बाल मनोरमाकार ने कहा है समर्था किम। समर्था पद विधि में समर्थ पद क्यों देते हो? उन्होंने उदाहरण के तौर पे लिखा है तस्य कृष्णम श्रितो राम मित्रम। यहाँ पर क्या है, आपने आगे चल के एक प्रयोग पढ़ना है आपको। कृष्णम श्रितः इति कृष्ण श्रितः, है ना प्रयोग। कृष्णम श्रितः इति कृष्ण श्रितः बनता है। यहाँ पर इन्होंने क्या जोड़ दिया? तस्य कृष्णम श्रितो राम मित्रम। अब यहाँ पर कृष्ण शब्द का अन्वय पश्य के साथ है, पश्य की आकांक्षा है, और श्रित का अन्वय राम मित्रम के साथ में। अतः यहाँ पर कृष्ण और श्रित शब्द परस्पर साकांक्ष नहीं है, अतः यहाँ पर भी समास नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है, जहां पर जो पद
एक दूसरे की आकांक्षा रखेंगे, तभी वहां पर क्या होगा, आप तभी वहां समास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकरण में तो आपको जो भी उदाहरण है वो सब इसी प्रकार के ही दिए हुए हैं, जो परस्पर साकांक्ष हैं। लेकिन सामर्थ्य का विचार क्योंकि करना होता है समास से पहले, आपको तो नहीं करना है ये, क्योंकि आपके में तो जितने भी उदाहरण हैं ऐसे शब्द हैं जो कि समर्थ हैं, परस्पर उनमें आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और आसक्ति भी है, ऐसे ही पद मिलेंगे। फिर भी एक जरूरी घटक ये होता है, क्या जरूरी घटक ये है कि वहां सामर्थ्य को चेक कर लेना। तो जो पद विधि है, पद संबंधी विधि, इसको होगी समर्थ को ही होगी, समर्थाश्रित को ही होगी, औरों को नहीं। अर्थात जिनका अर्थ परस्पर संगत है, संगतार्था समर्था, तभी होगी। इसलिए हमने जो वाक्य प्रस्तुत किया था, यहां पर मनुष्याणाम समुदाय अकेला प्रयोग है, तब तो दोनों शब्द आकांक्षित है, तब तो समास हो जाता है। लेकिन प्रकृति मनुष्याणाम समुदाय पशुनाम, यहाँ पर मनुष्य शब्द प्रकृति से जुड़ा है और समुदाय शब्द पशु की तरफ आकांक्षित है, इसलिए उधर सेम वैसा वाक्य होने पर फिर समास नहीं होता। अब यह जो सामर्थ्य है, इसके दो प्रकार होते हैं, इनको थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इनकी भी चर्चा कहीं ना कहीं परीक्षा में हो जाती है, इसलिए सामर्थ्य प्रकार द्वयम। सबसे पहला है व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यम और दूसरा प्रकार है एकार्थी भाव सामर्थ्यम। आइए दोनों के लक्षणों को पहले लिखते हैं, फिर इनके एक एक उदाहरण को समझ के इसे समाप्त करें। पद जो होते हैं उनके तद विषय की ये बात है। तो व्यपेक्षा किसे कहते हैं, बोलो एक बार। स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम, इन्हें याद कर लेना आप। स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम आकांक्षादि वशाद यह परस्परान्वयः, उससे विपेक्षा सामर्थ्य बोला जाए। देखो, स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम, जैसे इस प्रकार का जो सामर्थ्य है वो वाक्य में रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए रामः कृष्णस्य गृहं गच्छति, स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम। वाक्य में भी पद होते हैं, ध्यान दें। जैसे समास में भी दो पद होते हैं ना, ऐसे ही वाक्य में भी अनेक पद होते हैं। ठीक है, समास में भी अनेक हो सकते हैं, वाक्य में भी अनेक पद हो सकते हैं। विपेक्षा सामर्थ्य के विषय में लिखते हैं स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम, जहां पर पद अपने स्वार्थ में पर्यवसित, माने अपने स्वार्थ को वो कहते हो। तो यहाँ पर रामः कृष्णस्य गृहम, ये जो पद है ये अपने अपने अर्थ को कह रहे हैं, स्वार्थ में पर्यवसित है, समझे। तो स्वार्थ पर्यावसायी नाम पदानाम आकांक्षादि वसा, यह परस्परान्वयः, आकांक्षा आदि के कारण, मतलब आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के कारण इनका जो परस्पर में एक दूसरे से अन्वय होता है, मतलब इसमें राम जो है कर्तृत्वेन क्रिया में अन्वित होता है, कृष्णस्य ये संबंध है, गृहम ये कर्म है, तो ये कर्मत्वेन क्रिया में अन्वय होता है। ठीक है, तो जहां स्वार्थ पर्यावसायी शब्द, मतलब स्वार्थ अपने अपने अर्थ में निहित जो पद हैं, वो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के कारण जिनका परस्परान्वय होता है, अथवा ये कहे वैयाकरणों के मत में क्रिया के प्रति जिनका अन्वय होता है, क्रिया में जो अन्वित होते हैं, वहां पर क्या होता है, व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य होता है। इसलिए ये जो व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है वो आपको वाक्यों में ही मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये कहाँ मिलेगा, वाक्यों में। और ध्यान देना ये है कि वाक्य अलग होता है, समास अलग होता है। वाक्य में क्रियापद होता है, जबकि समास में क्रियापद बीच में आए ये जरूरी नहीं। ठीक है, वाक्य की परिसमाप्ति क्रिया से होती है। एकार्थी भाव सामर्थ्य का क्या है लक्षण, पृथक गृहीता नाम पदानाम समुदाय शक्त्या, वहां पर दिया है, बोलो। हाँ, प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन, प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक गृहीतानाम पदानाम समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वम, या ऐसे कहते। ये क्या चीज है, देखो, प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन, इसका उदाहरण जैसे होगा राज्ञः पुरुषः, और इसका बन जाएगा राज पुरुषः। प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन, प्रक्रिया दशा में प्रत्येक में अर्थवत्ता है। देखो, ये समास है, ये प्रक्रिया दशा है। प्रक्रिया दशा मतलब इस अलौकिक अथवा लौकिक विग्रह वाक्य में से अब राजन ngस पुरुषु करके आप जहां समास करना आरंभ करते, तो यहाँ पर प्रत्येक में अर्थवत्ता है, माने कि राज्ञः का भी अपना अर्थ है स्वतंत्र, पुरुष का भी अपना अर्थ है स्वतंत्र। तो प्रक्रिया दशा में प्रत्येक में अर्थवत्ता है, तो पृथक गृहीता नाम पदानाम, और ये पृथक पृथक पद हैं, प्रक्रिया में पृथक गृहीत पद हैं, उन पदों का
समुदाय शक्त्या, समुदाय शक्ति के कारण, समुदाय शक्ति के द्वारा विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वम, जो विशिष्टैकार्थ का प्रतिपादन करते हो। कहने का मतलब है अभी तक राज्ञः पद राजा को कहता था, पुरुषः पुरुष को कहता था समास से पूर्व। जैसे ही समास होगा अब ये विशिष्ट एकार्थ को कहेंगे। विशिष्ट, विशिष्ट अर्थ को कहो या कहो विशिष्ट एकार्थ। क्या विशिष्ट एकार्थ को कहेंगे? राज संबंधी पुरुषः। अब ये एक अर्थ का बोध कराएंगे, अलग अलग अर्थ नहीं। पहले तो ये पृथक पृथक बोध करा रहे थे, प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन, वहां राजन का भी अपना अर्थ है, पुरुषा का भी अपना अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पर जब उनका समास हो गया तो विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वम चला जाएगा राजपुरुषः में। अब ये विशिष्ट अर्थ का बोध कराएंगे। विशिष्ट अर्थ का मतलब राज संबंधी पुरुषः, ऐसा एक अर्थ का बोध कराएंगे। दूसरे शब्दों में से ऐसे भी कह सकते हैं राज संबंधवान पुरुषः। बालमनोरमा में ये पंक्तियां दी हैं यथावत, ये दूसरी वाली मैंने बोली ये दी है। राज संबंधवान पुरुषः, ऐसा बोध होगा। इसी को बोलेंगे विशिष्टैकार्थ प्रतिपादक। अब जो है राज पुरुषः किसका बोध कराएगा? राज संबंधवान पुरुषः। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो सामर्थ्य है भाई वो भी दो प्रकार का होता है। इसमें से पहला वाला जो सामर्थ्य है व्यपेक्षा, जिसका ये लक्षण है, ये केवल वाक्य तक ही रहेगा, वाक्यों तक। समास में जो सामर्थ्य घटता है वो एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। एकार्थी भाव किसे कहते हैं? इसका लक्षण बताया, उसे घटा के बताया कि प्रक्रिया दशा में जो शब्द अलग अलग अर्थों को कहते थे, पर अब समास होने के कारण वो विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट एक अर्थ को कहेंगे। अब ये जो है अपने अर्थ को एक रूप में कहेगा, एक धागा में पुरो के कहेगा, अब अलग अलग नहीं कहे। ठीक है, इसलिए एकार्थी भाव रूप जो सामर्थ्य है वो समास में है। ठीक है, अपेक्षा रूप जो सामर्थ्य है वो वाक्य में है, दोनों ही सामर्थ्य के। तो यहां तक आज हमने समर्था पद विधि सूत्र का ये सिद्धांत कौमुदी को पढ़ा। पहला सूत्र था तो थोड़ा इसे विस्तार से पढ़ा, कुछ बात आपको एक साथ समझ में नहीं आई होंगी, बहुत सारी बात आपने पहली बार सुनी होंगी, इसके बाद शायद किताब में पढ़ोगे कुछ और समझोगे। ठीक है, कोशिश करिएगा इन्हें समझने की। कल से अब जो पाठ चलेगा प्राक्कडारात् समासः, समास के अधिकार का वर्णन, उसे अब सब लोग समझेंगे। ये थोड़ा शास्त्र की भीतरी बातें हैं।